हाय आप में से कोई है? एवरीवन। आप में से कोई है जो लास्ट क्लास में नहीं था? जी सर। मैं नहीं थी लास्ट क्लास में। हम उस दिन दिल्ली से वापस आ रहे थे। तो अभी जो लास्ट क्लास में हमने किया था उसकी एक थोड़ी सी शॉर्ट रिवीजन और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी सर। आ, अच्छा, कोई बताएगा तोए और जोए हमने लास्ट क्लास में किया था या लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था? सर लास्ट क्लास में किए थे तोए और जोए, और एन और घेन का मतलब आधा थोड़ा सा किए थे। हम्म। हाँ, तो थोड़ा सा एक बारी तोए और जोए भी हम रिवाइज कर लेते हैं, शॉर्ट ब्रीफ, और उसके बाद एन कंटिन्यू रखेंगे जो हमने एन सीखा था। ओके। तो मीनवाइल बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तोए और जोए पे नज़र मार लेते हैं एक बार। जी, जो हमारा लास्ट क्लास में हमने तोए और जोए किया था, बट जिन लोगों का मिस हो गया था या उनकी उनके लिए एक बारी मैं दोबारा बता रहा हूँ और बाकी लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। तो तोए और जोए सिमिलर शेप वैसी ही है जैसी कि आप जानते हैं तोए का नुक्ता, हमने काफ़ी बात की है इसकी। तो जो बे ग्रुप में टे के लिए ये नुक्ता यूज होता है, दाल ग्रुप में डाल के लिए, रे ग्रुप में अड़े के लिए यही नुक्ता यूज हो रहा है। तो ये जो नुक्ता है और जो नुक्ते की शेप है, दिस इज तोए। और ये अपने आप में एक लेटर है। अगर हम इसको बड़ा करके इंडिपेंडेंटली लिखते हैं तो ये एक लेटर है, तोए। और तोए आपका टी की साउंड देता है, त की साउंड देता है, त से तरबूज। एक हमारे पास त से और भी लेटर है, ते। बे ग्रुप के अंदर ते आता है, वो भी हमें त की साउंड देता है, त से तरबूज की साउंड देता है। ठीक है, तो सिमिलर ये हमारा सेकंड टी है, आप इसको कह सकते हैं, तोए। और तोए के बाद तोए का सेकंड लेटर है जोए। एक नुक्ता हम ऊपर की तरफ लगा देंगे तो जोए जेड की साउंड देता है, ज की साउंड देता है, सिमिलर जो हमें जाल, जे और जुआद से मिलती है। तो जाल, जे और जुआद के बाद ये हमारा चौथा जेड है। तो इट इज आर सेकंड टी, तोए। और इट इज आर सेकंड फोर्थ जेड, जोए। तोए एंड जोए, ये दोनों ही लेटर कनेक्टर हैं, कनेक्टर ग्रुप के हैं। बस इनकी एक ये खास खास बात है कि इनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। इनके अलावा जितने भी कनेक्टर ग्रुप्स होते हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, और नॉन कनेक्टर्स की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है। ये कनेक्टर्स हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ से कनेक्ट होते हैं, बट बस इनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है। तो जो कनेक्ट होंगे ये तीनों फॉर्म में, इनिशियल, मीडियल और फाइनल में, एक जैसे ही लिखे जाएंगे, जैसे कि नॉन कनेक्टर तीनों फॉर्म में एक जैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। अब इनके कुछ हम वर्ड फॉर्मेशंस देख लेते हैं कि किस तरीके से ये लिखे जाते हैं। ठीक है दिशा जी, क्लियर हो गया आपको? मीनवाइल जो भी मैंने बताया है तोय और जोय से रिलेटेड। जी जी सर। इनका इन्हें शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है और ये है कनेक्टर बट। हाँ, है क्योंकि ना? नॉर्मली जो नॉन कनेक्टर है वो अपने से आगे वाले के साथ नहीं कनेक्ट करेगा। मान लीजिए जोय है, अगर जे है, जे के बाद अलिफ आएगा तो गैप दे के आएगा। तोय के बाद अलिफ आएगा तो कनेक्ट होके आएगा। लेकिन जी जे की शॉर्ट फॉर्म नहीं है और तोय की भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। बस इतना ही, जी मतलब ये आप फर्क लगा लीजिए कि इनके पास एक इम्यूनिटी, एक काम ये कनेक्टर का कर रहे हैं कि कनेक्ट हो रहे हैं आपस में,
दूसरा शॉर्ट फॉर्म नहीं है इनकी, जैसे कि नॉन कनेक्टर की नहीं होती। जी। ठीक है, बस यही एक्सेप्शन है दोनों में, इनके बाकी दो ही लेटर है ना जिनकी कनेक्टर्स होते हुए भी पर शॉर्ट फॉर्म नहीं है। बस ये दो ही हैं। जी इनके अलावा और कोई नहीं होगा, ये दो हैं सिर्फ। जी जी। थैंक यू सर। इनकी हम देख लेते हैं। दिशा जी पहले वाला आप ही ट्राई करें, क्या लिखा हुआ है। सर तिम्मज है क्या? नहीं नहीं, माँ नहीं है। म ये रे जा रहा है क्या नीचे? रे जा रहा तीज। है। नहीं, त और रे, त और र है तो फिर ज की तीज क्यों बनेगा। हे। त है, र है, और लास्ट वाला लेटर कौन सा है। अच्छा अच्छा, है हाँ हाँ। जी, जो त, र और ह क्या बना। तरह। तरह। तरह ही लिखा हुआ है ये। ऊपर जबर लगा रखा है इसके, बाकी जबर लगाना ना लगाना वो। कारण वो लग रहा था ई की वो है, इसलिए नहीं नहीं, वो नहीं समझ रहा था। तोय, ये तो तोय बन गया। जी। तोय के बाद यहाँ पे नीचे रे नीचे कनेक्ट कर दिया और हे जोड़ दिया। हाँ जी जी ठीक है, तो वो जो लाइन नीचे गिर रही है वो रे है, और वहाँ जी जी। ऊपर ऊपर तक वाला पार्ट तो वो तोय है ही, वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई करिए आप, ये वाला। हम्म। सर ये है ना नीचे जो ये दो जी जी, ये है। डॉट हैं। जी जी जी, आगे। तो समझ में आ रहा है लेकिन ये ई आएगा कि ये आएगा? हाँ, वो देखो इसमें क्या है, मैक्सिमम चार साउंड्स दे सकता है। चारों साउंड्स आपको पता है कौन कौन सी हैं। सर ए की, हम्म ये की, ई की, हम्म। है ना, और ये की है ना। ए की, ए। ए की, ए की, य की और ई की, चार साउंड्स। अब पहले बाकी के साउंड्स देख लीजिए, बाकी कौन कौन से लेटर्स हैं, क्या साउंड दे रहे हैं, उनके ये कॉम्बिनेशन के साथ सर कौन सी साउंड ज्यादा बेटर जाएगी चारों में से। पहले तो सर त ही है। त है। फिर नीचे ये है कि ई है, अभी कंफर्म नहीं है, और फिर न हाँ है ऊपर, जी और फिर लास्ट में त है। जी, टोटल मैक्स टू मैक्स आपके पास चार ऑप्शन है कि चार तरीके की साउंड इसमें आ सकती। चारों लगा करके देख लीजिए क्या बेटर वर्ड साउंड करेगा चारों में से, कौन सी साउंड के साथ ज़्यादा अच्छा जाएगा, तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। तियन। सर वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा है ऐसे नहीं तो मुझे। नहीं नहीं, वर्ड मीनिंग नहीं आपको पता होगा, कोई बात नहीं है। तो सारे उर्दू या फारसी के वर्ड्स के मीनिंग हमें भी नहीं पता है, तो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इट्स तीनत। तीनत है ना, ये हाँ, तीनत ई पढ़ की गया, साउंड लेकिन आएगी यहाँ पे। meaning नहीं समझ रहा है उसका हाँ, है। आप चारों यूज करके देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा त के बाद य का तो कुछ वो बन नहीं रहा, त्यंत कुछ वो अजीब लगेगा, वो प्रोनाउंस ही प्रॉपरली नहीं होगा, तो ये नहीं है ये वाली साउंड यहाँ पे। तीनत, तेनत और तैनत। तो तेनत और तैनत का भी यहाँ ज्यादा कन्वीनियंट नहीं लग रही है साउंड, तो तीनत इज। सर ऐसे फिर हाँ, हमको कैसे समझेगा कि ये ना ये इसमें उर्दू में वर्ड है भी कि नहीं है? वो तो देखो धीरे धीरे वोकैबलरी स्ट्रोंग होगी तो पता लगेगा, बट मैक्सिमम जहाँ पे आपको डाउट आ रहा हो, क्योंकि ज़्यादातर वर्ड्स ऐसे हैं कि जो हमें पता है, जो हम नॉर्मल हिंदी में यूज़ करते हैं, कुछ तो वो वोकैबलरी है 40-50%, 60%। कुछ 30-40% ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि हमने अनटच्ड हैं, जो हमारे उसमें कॉमनली यूज़ नहीं होते लैंग्वेज में, तो वो हमें लगेगा। तीनत हम वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो आपको नया लगा थोड़ा सा। बाकी वो तो मोस्टली अजीब ही। ऐसे वर्ड्स भी आएंगे जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हो, तो वहाँ आपको साउंड का ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि ये वाली साउंड आएगी।
बाकी धीरे धीरे जैसे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। सर सर अभी तो बहुत अजीब लग रहा है ऐसे पढ़ने में तो। हाँ वो लगता है थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, बट मेनली यहाँ पे फोकस है कि आपको लेटर्स जो हैं वो पकड़ में आ रहे हैं। चलो आपकी कंफ्यूजन यहाँ आई कि वहाँ पे चार साउंड्स देगा ये, बट आप यहाँ तक पहुंचे कि आपको इतना पता है कि ये वाली चार साउंड्स आएंगी, तो वो जी आप सर। चारों लगा लगा के देख सकते। तो ठीक है, एक हद तक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको चारों लेटर्स समझ में आ रहे हैं कि चारों लेटर्स हैं कौन कौन से। जहाँ एक से ज्यादा साउंड्स की बात है तो वहां पे आप दोनों साउंड तीनों साउंड्स लगा लगा करके देख सकते हो कि क्या साउंड बेटर कर रही जी जी सर। है। जब तक वोकेबलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है तब तक इसी तरीके से चलना पड़ेगा। अब हाँ, ये वाला एक और दिशा जी आप बताइए, बाकी फिर मैं बाकियों से पूछूं। सर पहले त है, फिर वापस ए या ई जो भी ये वर्ड्स, और हम्म। फिर श है। हाँ, क्या है ना? बना? तीश पढ़ेंगे कि तैश हो तैश पढ़ेंगे। तैश सकता है? तैश तैश वर्ड का मतलब होता है गुस्सा। गुस्सा। तैश वो बोल रही हूँ ना, तैश हो सकता है। हाँ तो तैश है, यहाँ पे ये बड़ी ये के लिए है तैश। जी। ठीक है, बाकी फटाफट से सब एक एक करके बता दीजिए कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं। सुरेंद्र जी। तबीब। तबीब। कभी जी जी। हाँ, नेक्स्ट वाला बताइए। जाहिर। अ, जाहर। जाहिर। 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 हम्म, जाहिर। ज को जा के साथ आप वो सर मतलब वॉइस कम आ रहा है कंफ्यूज। आपका। अब आ रही है, साउंड आ रही है प्रॉपर? हाँ जी, आ रही है। ठीक है, मैं कह रहा था ज को ज के साथ आप कंफ्यूज मत होइए। ज के लिए अलग से लेटर है हमारे पास जिम, वो ज की हम्म। साउंड देगा। जो हम्म। जितने भी जेड वाले हैं वो प्रॉपर ज की साउंड दें। जाहिर, जमीन, ठीक है, हम्म। जिक्र, तो वो ज वाली साउंड है, वो ज की बिल्कुल साउंड नहीं है। हम वैसे हिंदी में लोकली लोग जमीन बोल देते हैं, जमीन है मेरे पास, वो जमीन हम्म। है। ज नहीं है वहां पे, वो ज है। तो हम्म। उसका वो प्रोनाउंसिएशन को प्रॉपर करना भी बहुत जरूरी है। हम्म। हाँ, मधु जी ये वाला बताइए क्या लिखा हुआ है। सर ता, तार, जी रे, रे और जो छोटी है जी, क्या बना? ताहिर, नहीं, तारी। तारी, तारी। जी। हाँ, संध्या जी ये वाला बताइए। संध्या जी हमारे बीच हैं। कनिका जी आप बताइए। बटन। हाँ। हाँ जी। हाँ, बतन। बटन। ब, बट त और बटन। न, बतन। नहीं, ट नहीं, ट की साउंड नहीं आएगी, त है। बतन, वो शर्ट वाले बटन की बात यहाँ नहीं हो रही। उसके लिए टे यूज होगा, जो बे ग्रुप में टे होता है, वहां से टा टमाटर वाली साउंड आएगी बटन के लिए। दिस इज बतन। तो त की साउंड आ रही है, त तरबूज वाली। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट। तो मतलब आप लेटर को बनाने की कोशिश ना करें कि मतलब ब त और न की साउंड आ रही है तो अब बटन मत बोलिए। वहां पे त वाली साउंड है तो त ही आएगी। उसको आप ट के साथ मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते। उसके लिए अलग से लेटर है, ट ट के लिए। दिस इज बटन। हाँ, मोहित जी ये वाला बताइए। हाँ जी। हाँ, एक मिनट सर, बस एक मिनट। जी। तना, तन, तनाब। तनाब। तना। तोय है, नून है, अलिफ है, वो बे है। तनाब। सर एक मिनट, अब वो मैंने जो अपने बटन वाला बताया ना, मैंने उसको बटन ही पढ़ा था, लेकिन बटन पढ़ा था मैंने, तो ये इसको हम टेक नहीं पढ़ेंगे क्या?
बर्तन। नहीं नहीं, बर्तन पढ़ेंगे, वो बटन नहीं है, शर्ट वाला बटन की बात नहीं हो रही है उसका। इस वाले बटन का कुछ अलग मतलब होता है। और यहाँ पे अगर बे के बाद मैं तोय जोड़ दूं और फिर नून जोड़ दूं तो ये बतन बनेगा। BATAN, बतन। उसका वो शर्ट वाले बटन से कोई लेना देना नहीं। अगर आपको बटन लिखना है तो बे के बाद आपका टे आएगा और उसके बाद नून आएगा। दिस इज बटन, जो हम वो शर्ट का बटन बोलते हैं। तो दिस इज बटन। ठीक है। वहां पे जो था वहां पे वो बटन था। ठीक है सर। Got it? ये हमने जो यूज किया है ये हमने तोय यूज किया है यहाँ पे। और ये जो हमने यूज किया है ये हमने ते यूज किया है, जो कि बे ग्रुप के अंदर आता है। वहाँ नीचे बे ग्रुप उसका तोय का नुक्ता लगा है और ऊपर प्रॉपर तोय लगा है। ओह। ठीक है, समझ गए आप कि हाँ, तोय मेरे का को नुक्ता कभी। इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये आपका 3 लेटर्स हैं, या 3 के अलावा और भी हैं, बताना अदर। मेरे को अभी 3 माइंड में आ रहे हैं, 3 हैं। ठीक है, कहाँ हो टे, गया? हाँ टे ठीक है, है। एक डाल है और एक अड़े है। तीनों में तोय का नुक्ता आता है। ठीक है, मतलब उस डॉट की जगह हम ऐसा तोय का शेप ऊपर लगा देते हैं करेक्ट है। नुक्ते के रूप में। बट तोय और जोय जब इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं तो वो ता और ज की साउंड दे रहे हैं और वो अपने आप में लेटर्स हैं। ठीक है, ये इसका मिनिएचर वर्जन हो गया, जो नुक्ते के रूप में आता है। उसको मिनिएचर आप कह सकते हैं, कि छोटा करके उसी शेप को और एज अ नुक्ता, एज अ डॉट यूज कर लिया, और अपने आप में बड़े करके अपने आप में लेटर्स हैं। ठीक है। ठीक है सर। हाँ अनुज जी, ये वाला बताइए क्या लिखा हुआ है। कमल जी आप बता दीजिए। सर तब तब हाँ तब, ये तब है। और इसके नीचे हम जेर लगा तभी या देंगे तो क्या तभी बनेगा। नहीं नहीं, तब है तभी वो नहीं। तब। तब ये गलत लगी हुई है। हाँ, इसको ओ, आप ऐसे ही पढ़ें। ये तब। तब है। और इसके हाँ। नीचे अगर हम तोय के नीचे जेर लगा देंगे तो क्या बनेगा। तेब। टिब। तिब। टिब। हाँ। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा तोय ग्रुप था। और इसके बाद हम एन ग्रुप पे जा रहे हैं। मीनवाइल किसी को तोय ग्रुप से रिलेटेड कोई डाउट है, या आप सबको तोय ग्रुप क्लियर हो गया है। क्लियर है सबको। हाँ जी सर। ठीक है। इसका। अब हम आते हैं एन ग्रुप पे। एन और घेन दोनों ही बहुत यूनिक लेटर्स हैं। खास तौर पे एन, क्योंकि गेन तो फिर भी आपको सिर्फ एक सिंगल साउंड दे रहा है। ठीक है। घेन को पहले एक बारी मैं क्लियर कर देता हूँ उसको, उसके बाद हम एन की अच्छे से बात करेंगे। घेन सेकंड लेटर है एन ग्रुप में। ऊपर की तरफ में डॉट आता है, नुक्ता आता है। एन पे कोई नुक्ता नहीं है। तो जो घेन है आपको वो घ की साउंड देता है। ग के बाद हल्की सी हा की साउंड आती है। घ, नॉट एग्जैक्टली ग। प्रॉपर ग के लिए जैसे हम गगन लिखते हैं, तो वो ग के लिए आ, एक अलग लेटर है, गाफ। वो हम आगे करेंगे, अभी तक हमने उसको किया नहीं है। काफ और गाफ में आएगा। दिस इज रेन, जो कि ह की साउंड देगा। गालिब, गालिब, ये। हाँ, जैसे गालिब, जैसे गुलाम। ठीक है। ऐसे और भी इसके वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे। तो घ की साउंड आती है। टू बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड, आप इसको ये ध्यान में रखें कि जी के बाद एच की साउंड, तो ग के बाद हल्की सी ह की साउंड।
जीएच की साउंड के लिए या ऐसे वर्ड जो हम जीएच के साथ लिखते हैं उनमें ये यूज होगा। और हालांकि अमित जी दोनों ही। हाँ जी। हेलो। अमित हम्म। जी, जैसे हम गा के नीचे वो एक बिंदी नुक्ता लगाते थे हिंदी में, तो उसमें ये गैन आता है। नहीं, ये जैसे हिंदी कुछ हिंदी वर्ड्स का एक्विवेलेंट, हिंदी का एक्विवेलेंट नहीं है। मतलब जी हिंदी के एच साथ की ही कम। साउंड है। हाँ, आप कह सकते हैं वहाँ पे, लेकिन आ, हिंदी या देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ उसको कंपेयर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एग्जैक्टली वो वाला मैटर हम्म। नहीं है इसके साथ। मतलब एकदम एग्जैक्ट उस के लिए इसको नहीं बनाया गया है। तो थोड़ा सा क्योंकि डिफरेंस। कई वर्ड्स होते हैं हाँ जी, कोई वर्ड्स होते हैं ना उसमें बिंदी लगती है नीचे, ग के नीचे। हाँ हाँ, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो देवनागरी का मैटर है ओके। उसमें। लेकिन ओके। यहाँ पे प्रॉपरली वो घ की साउंड जो है वो अरेबिक नेटिव है। जी एच। ये अरेबिक नेटिव साउंड है। हम्म। और ये एन और गेन दोनों लेटर्स ही सिर्फ उन वर्ड्स में यूज होंगे जो वर्ड्स अरेबिक ओरिजिन के हैं, जो अरेबिक। अरबी अरबी से आए ओके। हैं। हिंदी या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लैंग्वेजेस यूज होती थी उनमें जो वर्ड्स यूज होते हैं उसमें इन दोनों लेटर्स का यूज ही नहीं है। मेनली ओके, थैंक यू। अरबिक के ओरिजिन वर्ड्स जो कि अरबिक से पर्शियन में आए और पर्शियन से फिर उर्दू में आए। तो उर्दू में जैसे वर्ड्स आए हैं उनके आप तीन सेगमेंट्स बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको कि जैसे अरबिक से बहुत सारे वर्ड्स लिए गए पर्शियन लैंग्वेज। और जब पर्शियन से, क्योंकि अरबिक से डायरेक्टली उर्दू नहीं बनी, उर्दू बनी है पर्शियन लैंग्वेज से। और जब पर्शियन से उर्दू बनाई गई तो उर्दू, पर्शियन के खुद के भी कुछ वर्ड्स होंगे जो पर्शियन लैंग्वेज में थे, अरबिक में नहीं थे। तो पर्शियन की खुद की वोकैबलरी प्लस जो पर्शियन ने लोन वर्ड्स लिए थे अरबिक लैंग्वेजेस से, वो वाली वोकैबलरी दोनों ही मिलके इंडिया में आई। और उर्दू में जो ये दोनों पर्शियन की ओरिजिनल और अरबिक की जो लोन वर्ड्स, जो पर्शियन ने लोन वर्ड्स लिए थे अरबिक से, वो उन दोनों को ऐड किया गया जो यहाँ के लोकल लैंग्वेज और यहाँ के लोकल वर्डिंग्स थे उनके साथ। जो कि संस्कृत लैंग्वेज हो गई, अवधी हो गई, ब्रज भाषा हो गई, मैथिली हो गई, भोजपुरी हो गई, पंजाबी हो गई। तो जितने भी अपर प्लेट, जो इंडिया की नॉर्दर्न प्लेट है, उसमें जितनी लैंग्वेजेस अलग अलग जगह पे अलग अलग बोली जाती थी, राजस्थानी हो गई। तो इन लैंग्वेजेस में जो कॉमन वर्ड्स यूज होते थे आ, उनको साथ में पर्शियन और अरबिक के वर्ड्स को मिक्स करके बनाई गई उर्दू। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अरबिक से आए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत फॉरेन वर्ड्स हैं, बहुत कॉमन है। अक्ल, अक्ल हम बोलते हैं ना कि तेरे में अकल कम है, अकल मीन्स दिमाग, इंटेलेक्ट। वो अक्ल वर्ड अरबिक का वर्ड है जो कि अरबिक से पर्शियन और पर्शियन से उर्दू में आया है। हम पिछले 800 900 सालों से, 1000 सालों से उसको बोल रहे हैं। तो वो हमें अपने कल्चर का लगता है। तो हम बेसिकली है भी, क्योंकि किसी एक चीज को आप 1000 साल से, जो इवन लोन वर्ड ही था लेकिन वो आया और 1000 साल से यूज हो रहा है, तो वो अपने कल्चर में आ गया। तो अब हमें वो अक्ल बहुत कॉमनली हम यूज कर देते हैं, इस्तेमाल वर्ड है, हम बहुत कॉमनली यूज कर देते हैं। ये सारे अरबी के वर्ड्स हैं। अदब, अदब का मतलब होता है रिस्पेक्ट। तो अदब वर्ड भी अरबिक से आया है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं कॉमनली हम यूज करते हैं, बट नॉर्मली हमें पता नहीं होता कि वो किस ओरिजिन का है, कौन सा अरबिक का है, कौन सा पर्शियन का है। तो इतना ध्यान नहीं देते हम। नॉर्मली वो नहीं पता होता जब तक हम इस चीज़ पे रिसर्च ना करें या ना पढ़ें। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि अरबिक ओरिजिन के हैं, कॉमनली यूज़ होते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमनली ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। तो उन्हीं वर्ड्स के अंदर एन और गेन का यूज़ होगा। सर जैसे ग के लिए अपने पास गा पे और ये है गैन, तो नहीं, ये गेन सभी अपने पास, वर्ड्स गेन अपने पास जी एच की साउंड के लिए, ग के लिए नहीं है, घ के लिए है। में दिया तो है। ग और घ दोनों अलग अलग डिस्टिंग्विश साउंड्स हैं। अच्छा। तो उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर हमें
प्रॉपरली ग वाली साउंड की लेनी है, गौरव लिखना है, गगन लिखना है, ठीक है, तो वो गाप से आएगा। यहाँ पे गालिब लिखना है, गुलाम लिखना है, तो वो वाले जो साउंड है वो घेन से आएंगे। और मेनली वो ओरिजिन भी आपका अरेबिक होना चाहिए, जो मतलब वर्ड्स जो हैं वो अरेबिक वर्ड्स होंगे जिनमें घेन इस्तेमाल होगा, ठीक है। मेनली वैसी साउंड ही जो घ घ वाली साउंड है, जो जीएच की साउंड है, वो मोस्टली साउंड ही उन्हीं, वो साउंड अरेबिक से आई है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं मोस्टली आप देखोगे तो ओरिजिन चेक करोगे तो वो अरेबिक के ही निकले, ठीक है। इंडियन वर्ड्स ऐसे ओके कुछ है ओके। ही नहीं जो जीएच से या घ से साउंड के साथ आते हैं। तो एक तो यस ये हो गया कि दोनों लेटर्स आपके मेनली आपने जो नोट करना है कि अरबी के वर्ड्स अरबिक के ओरिजिन वर्ड्स के लिए यूज होंगे। दूसरा जो घेन है वो आपको जीएच की साउंड देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एन पे। घेन का क्लियर हो गया सबको, जीएच की साउंड आएगी, घ की साउंड आएगी। यस यस यस। बाकी हम आगे जाके एग्जाम्पल्स तो ज़रूर देखेंगे ही सारे, वर्ड फॉर्मेशंस भी करेंगे, इसकी सब कुछ करेंगे, तो चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। अभी तो सिर्फ इंट्रो बताया है मैंने। और एन जो है, एन स्पेशल लेटर इसीलिए है, और उर्दू लैंग्वेज में सबसे मुश्किल भी समझने के लिए इसीलिए है क्योंकि इसकी कोई एक स्पेसिफिक साउंड नहीं है। ये आपको सारी जितनी भी वॉवल साउंड्स हैं वो उनको अडेप्ट कर सकता है। वोवल साउंड्स कौन कौन सी हो गई अपनी? आ, ई, उ। ए ई आई ओ हाँ, यू। हाँ, वो ए ई आई ओ यू तो वो इंग्लिश में, उर्दू और हिंदी में आप देखें तो आ की हो गई, जैसे अलिफ मद में आ वाली साउंड है, या अलिफ की अ की साउंड है, या छोटी ए की ई की साउंड है, ठीक है, या बड़ी ए की ए की साउंड है, या ए की साउंड है, वाओ की ऊ की और ओ की साउंड है। तो ये सारे वॉवल साउंड्स हैं। तो इन्हीं सारी साउंड्स को ये मतलब अडेप्ट कर सकता है और उनको रिप्लेस कर सकता है। बहुत सारे ऐसी जगह जहां आपको लगेगा कि अलिफ मद आना चाहिए था, लेकिन वहां अलिफ मद की जगह पे एन आता है। बहुत सारी जगह आपको लगेगा जहाँ पे अलिफ आना चाहिए लेकिन वहाँ अलिफ नहीं आता, वहाँ पे एन आता है, बहुत सारे वर्ड्स की स्पेलिंग्स। बहुत सारी जगह आपको छोटी ए की जगह पे एन लगा हुआ मिलेगा, या छोटी ए के साथ एन लगा हुआ मिलेगा, या अलिफ के साथ एन लगा हुआ मिलेगा। तो वो इसीलिए क्योंकि वो जो वर्ड्स हमने लिए अरबिक से, उनमें आ, लिखने में अरबिक में एन का यूज होता था। और अरबिक के अंदर एन की एक अलग साउंड है, जो साउंड उर्दू में नहीं बोली जाती है। उर्दू में मोस्टली इसको सॉफ्ट साउंड या साइलेंट मोड पे रखा जाता है, या उर्दू में इस तरीके से यूज होता है कि एज अ वॉवल साउंड इसको ले लिया गया है। अरबी में अपने आप में इसकी एक डिस्टिंग्विश साउंड है जो कि हम प्रोनाउंस नहीं करते, या हमारी वो डीपली थ्रोट से वो साउंड आती है, वो अरबिक में ही आती है। जब कोई अरबी सीखता है या अरबी बोलता है, वो दैट्स अ पर्टिकुलर साउंड, वो अरबिक की है। यहाँ पे जब वो इसका यूज़ हुआ पर्शियन में या इंडिया में, तो उसकी वो वाली साउंड को इस्तेमाल किया ही नहीं गया, इसको एज अ वोवल साउंड का रिप्लेसर यूज़ कर लिया गया, कि जहाँ वोवल साउंड्स आ रही हैं उसकी जगह पे ले लिया गया, इसको साइलेंट रख दिया गया। मेनली इसका यूज़ होता है कि जो अरबिक के ओरिजिन वर्ड्स हैं उनकी जो अरबिक में ओरिजिनल स्पेलिंग थी, उसको डिस्टॉर्ट नहीं किया, उसको एज अ लेगेसी साथ में लेके चले कि अरबी में उस वर्ड को एन से लिखा जाता है तो हम भी उस वर्ड को एन से लिखेंगे। हालांकि पर्शियन और उर्दू में उसको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग कर दिया गया। तो हमने उर्दू के बेस पे ही अभी देखना है, हमने अरबिक के बेस पे नहीं देखना है। बट जो मेन यहाँ से पकड़ने वाली चीज़ है, जो आपको याद करने वाली चीज़ ये है कि एन पहला नंबर अरबिक के वर्ड्स में ही यूज़ होगा। अब कौन कौन से वर्ड्स अरेबिक के हैं वो आपको धीरे धीरे खुलेंगे, आपको एकदम से नहीं पता लगेगा कि
उर्दू में ये वाले सारे वर्ड्स अरबी के हैं, ये वाले सारे वर्ड्स पर्शियन के हैं। धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी। और कौन से वर्ड अलिफ से लिखे जाते हैं, कौन से वर्ड एन से लिखे जाते हैं अ की साउंड के लिए या आ की साउंड के लिए, वो भी धीरे धीरे क्लियर होगा। वो जैसे जैसे आपकी वोकैबलरी बढ़ेगी। वो वही वाला मैटर है कि आपके पास तीन एस है, कौन से वाला एस यूज़ करना है, वो धीरे धीरे पता लगेंगे आप। तो वही चीज़ एन के साथ भी है कि कहाँ कहाँ एन यूज़ होगा, वो धीरे धीरे आपको क्लियर होंगी चीज़ें। बट अमित जी, मेरे को अभी एक बात पूछनी थी। सॉरी टू डिस्टर्ब। जो हिंदी अल्फाबेट्स के लेटर हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ए ये सारे एन मतलब उनकी जगह जैसे आप हाँ, बता रहे हैं ना यूज जी होते जी जी हैं, वही सारे स्टार्टिंग के जी जो हैं। जी जी जी। ओके, थैंक यू अ थैंक यू। आ ई इ उ हाँ जी हाँ उस जगह जी। ये ए यूज ए होंगे। हाँ। ओके, थैंक तो यूज सिर्फ अरबी के वर्ड जो अरेबिक ओरिजिन के हैं, मतलब जहाँ एन आ रहा है जिस वर्ड में आ रहा है, तो आप उसको मान सकते हो कि हाँ ये अरबिक ओरिजिन का वर्ड है, इसीलिए एन आ रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो अली हम लिखते हैं, अली अगर आपके माइंड में आ रहा है, उसकी क्या स्पेलिंग आएगी आपकी कॉमनली। मान लो अगर आपको अभी एन नहीं पता या आज की क्लास में आप नहीं थे, उस आज की क्लास से पहले अगर मैं आपको बोलूं अली लिखना है, तो आप कौन कौन अलिफ से अलिफ लेटर्स का से यूज लिखते हैं हम करोगे? तो। यू। अलिफ। अलिफ, हाँ, हम अलिफ अलिफ से के बाद लाम आएगा और लाम। छोटी ये आएगा। ई छोटी। ये आएगा। लेकिन अलिफ की जगह पे अली एन से लिखा जाता है, एन लाम और छोटी है। तो यहाँ पे अ की साउंड के लिए एन आया अली में, क्योंकि अली जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड है। दूसरा इश्क, इश्क अगर लिखना होगा तो आप किससे लिखोगे? इससे ही एन से। एन से लिखा जाएगा, क्योंकि अरेबिक वर्ड है इश्क। और वो उसमें यहाँ हम्म। पे शुरुआत में ई की साउंड दे रहा है, एन शिन और काफ, तो इश्क बना। और वैसे अगर एन का ना पता हो तो आप अलिफ के नीचे जेर लगा के भी इश्क लिख सकते हो, वो भी ई की साउंड देगा, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग एन के साथ आएगी। तो वो करेक्ट स्पेलिंग का मैटर है, वो धीरे धीरे वर्ड 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 टू वर्ड क्लियर होंगी चीज़ें। एन का यूज आप जहाँ भी देखोगे, एक तो अरेबिक वर्ड्स में यूज होगा, दूसरा वोवल साउंड्स के लिए होगा, तीसरा इसके ना कॉम्बिनेशंस हैं, अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस के साथ कि इससे पहले कौन सा लेटर आ रहा है, या ये इनिशियल में यूज हो रहा है या मीडियल में यूज हो रहा है, और इसके ऊपर कौन से डायक्रिटिक्स या सिंबल्स लगे हुए हैं, जेर लगा हुआ है या जबर लगा हुआ है या पेश लगा हुआ है, उसके साथ इसकी साउंड चेंज होगी। तो वो थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाता है आपको कि जबर के साथ एन आ रहा है तो क्या साउंड देगा, बिना जबर के आ रहा है तो क्या साउंड देगा, जेर के साथ आ रहा है तो क्या साउंड देगा, इससे पहले अलिफ है तो क्या साउंड देगा। वो आपको कॉम्बिनेशंस याद रखने पड़ेंगे। अभी हम वो देखने वाले हैं एन के। और मल्टीपल हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये एक अच्छा तरीका है समझने का। और एन और घेन की शॉर्ट फॉर्म्स मैं करा देता हूँ पहले आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं चार तरीके से हैं। पहला तो है इनिशियल, ये तो हो गया फाइनल फॉर्म। ठीक है, ये फाइनल फॉर्म है। इसी में ही सिर्फ ऊपर वाला पार्ट रखेंगे और उसके बाद अगला लेटर जोड़ देंगे, तो वो उसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई इनिशियल की। ठीक है, कॉमन मोस्टली हम वैसे ही करते हैं कि अपर हाफ रख लेते हैं या फर्स्ट हाफ रख लेते हैं, और वो शॉर्ट फॉर्म बन जाती है। सिमिलर इस केस में भी है, यही अपर हाफ लिया हमने और इसी से ही आगे कुछ भी जोड़ना है आपने तो वो जोड़ लिया, तो आपका वो हो गया। आपका इनिशियल इस टाइप से हो गया। हम्म। ठीक है। अब मीडियल, और मीडियल इसका अलग है, मीडियल में इस तरीके से नहीं आएगा।
मीडियल में अगर ये पहले वाले लेटर के साथ जुड़ के आ रहा है तो ये इस तरीके से आएगा। ये तब जब ये पहले वाले के साथ भी कनेक्ट कर रहा है और ये बाद वाले के साथ भी कनेक्ट कर रहा है। मीन्स कनेक्टर के बाद यूज हुआ है, तो कनेक्टर के बाद ये कनेक्ट होके ऐसा बनेगा। और ये कुछ जगह पे आपको बुक्स में ऐसा भी मिल सकता है, पूरा फिल हुआ हुआ। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, बस आपको पहचान करनी है कि ऐसा होगा, गोला नहीं बना होगा, एकदम ऐसे ट्रायंगल बो बनी होगी। ये मीडियल में यूज होता है ऐसे। ठीक है, उसको ऐसे कर दोगे तो गलत हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। तो आपकी ट्रायंगुलर शेप ऊपर से ऐसे बन के आनी चाहिए मीडियल में। फॉर एग्जाम्पल अगर ये नॉन कनेक्टर के बाद यूज हो रहा है, अलिफ के बाद यूज हो रहा है, तब ऐसी शेप नहीं आ सकती। तब आपकी जो इनिशियल में शेप है वैसी ही आएगी। क्योंकि अगर नॉन कनेक्टर के बाद अगर यूज हो रहा है, अलिफ एन आ रहा है, तो वो उसका इनिशियल ही हो गया, क्योंकि कनेक्ट होता हुआ नहीं आ रहा वो, क्योंकि शुरुआत से ही बन रहा है। जब स्पेस दे के बनेगा तो शुरुआत से ही बनेगा ना, तो वो उसका इनिशियल वाला पार्ट यूज हो जाएगा। जब कनेक्टर के बाद आएगा तो ऐसी शेप बन जाएगी। ठीक है, इनिशियल में शुरुआत में तो ऐसा आएगा ही। और अ, जब ये फाइनल फॉर्म में होगा कनेक्टर के बाद, तो ऐसी शेप बनेगी और फिर ऐसे नीचे मुड़ जाएगा। क्योंकि उसके बाद कोई लेटर नहीं है तो वो ऐसे मुड़ के ऐसी शेप हो जाएगी। और जब फाइनल में आ रहा है और सेकंड लास्ट लेटर नॉन कनेक्टर है, तो उसकी जो ये शेप है, फाइनल वाली फॉर्म जो अभी हमने देखी, वैसी आ जाएगी। तो जब कनेक्ट होके आ रहा है तो ऐसे फाइनल फॉर्म में, और नॉन कनेक्टर होके आ रहा है तो ऐसे आइसोलेटेड फॉर्म, जो उसकी नॉर्मल फॉर्म है। ये वाला मीडियल के लिए, ये वाला इनिशियल के लिए। सो दिस दिस और दिस। तो चार तरीके से ये इसकी जो फॉर्म है वो बनती। क्लियर हो गया? यस। हाँ, सुरेंद्र जी के अलावा बाकी सबको। यस सर। यस सर। जिसको भी अगर थोड़ा सा भी डाउट हो आप दोबारा पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लास्ट वाली वर्ड से कोई लास्ट वाला वर्ड क्या बता रहे हैं नीता जी? आपकी आवाज़ कट रही थी। लास्ट वाले वर्ड से ना कोई वर्ड बनाइए, कैसे लिखेंगे उसको? नहीं, वर्ड तो अभी मैं आपको बता दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। वो मैच कैसे करेगा ना, वो थोड़ी समझना चाह रही थी। आपको किस में, इससे कह रहे हो आप, ये जो कनेक्ट करके ये करेगा? हाँ हाँ, एग्जाम्पल दोनों के से तौर एक पे एक बता देता हूँ कि वर्ड। जैसे बे है और बे के बाद आ रहा है तो इस तरीके से कनेक्ट होगा। बे के बाद अगर अलिफ आ अच्छा। रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अभी कोई मैं वर्ड नहीं बता रहा, बट जी एग्जाम्पल जी। के तौर पे जो कनेक्ट करेगा, हम्म। ये इसका सेकंड लास्ट हो गया और ये आगे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। जी। थैंक यू। जी फाइनल वाली एक बार बता दीजिए। जी, फाइनल वाली अगर तो देखो कनेक्टर है, कनेक्ट होके आ रही है, बे के बाद आ रहा है, शिन के बाद आ रहा है। ठीक है, जैसे बे बे शिन। अब शिन के बाद मैंने एन लिखना है, तो यहाँ से मैं लूँगा, ऐसे लूँगा और ये जोड़ दूंगा क्योंकि ये आखिरी में है। ठीक है। मान लीजिए अलिफ के बाद आ रहा है, अलिफ आया, जैसे बे शिन। ठीक है, उसके बाद अलिफ, और फिर ये अगर आ रहा है तो फिर फाइनल फॉर्म में ऐसे आएगा। तो उनका नॉन कनेक्टर के बाद आपकी जो प्रॉपर फॉर्म है, जिस जो ऐसी वाली, वो आएगी। और कनेक्टर के बाद है तो ऐसी वाली फॉर्म आएगी कनेक्ट करके। ओके। ठीक है। वही जैसे हम
हे को लेते हैं कि हे हम ऐसे भी लेते हैं लास्ट में, और हे हम ऐसे भी लेते हैं, नॉन कनेक्टर के बाद ऐसे और कनेक्टर के बाद ऐसे करते हैं ना हे के साथ, छोटी हे। हम्म। वैसे ही यहाँ पे भी। तो क्लियर हो गया आपको? जी। जी जी। ठीक है। अब हम इसके देख लेते हैं कि यूजेस कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज होगा। पहला है, अगर एन के ऊपर जबर लगा हुआ है। अब यहाँ पे जबर की महत्व वो आ जाता है, इंपॉर्टेंस आ जाती है। अगर जबर है जबर नहीं है, एन के साथ स्पेसिफिकली, हम वैसे तो कहते हैं कि जबर जेर पेश लगाना कंपलसरी नहीं होता, इवन दो बुक्स में भी हो सकता है कि ना भी यूज हो इनके साथ, बट अगर आप करो तो ज़्यादा स्पेसिफाइड रहता है, बेटर रहता है। क्योंकि यहाँ पे एन के ऊपर जबर है या जेर है, उससे साउंड चेंज होने का आ, वो रहता है इसमें। तो अगर जबर ऊपर है और उसके बाद एन आ रहा है, तो आपको ये अ की साउंड देगा, वो वाली जो कि अलिफ साउंड देता है अ की शुरुआत। ठीक है। जैसे अर्श यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अर्श अलिफ से नहीं लिखा हुआ, एन, एन के बाद रे और रे के बाद शिन, और एन के ऊपर जबर। तो यहाँ हमें शुरुआत में साउंड मिली अ की, और उससे बना अर्श। अर्श स्काई को बोलते हैं, आसमान, अर्श। कहते हैं ना अर्श से फर्श तक, फर्श हो गया आपका जमीन, अर्श फर्स्ट। से फर्श तक, तो वो अर्श जो हम्म। है अरबी का वर्ड है, ये अ से लिखा जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गई इसकी साउंड। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे दे रखा है असअद। अब एक इसका यूज ये भी रहता है कि बहुत सारे ऐसे अरबिक के वर्ड्स होते हैं, अब उनमें प्रॉपरली प्रोनाउंस किया जाता है। कि जैसे ये असद नहीं है, असद बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा आप इसको पॉज दे करके इसको प्रोनाउंस करना होता है, असअद। तो नॉट लाइक असद, असअद। तो प्रॉपरली अद जो है वो अस प्रोनाउंस हो जाने के बाद अद प्रोनाउंस हो रहा है, असअद, नॉट लाइक असद। तो आप एकदम से कॉन्टिन्यूशन में भागते हुए नहीं इसको प्रोनाउंस करेंगे, थोड़ा सा पॉज देंगे से के बाद। तो हम्म। इस तरीके से एन का जो, मगर जब मीडियल में आएगा, बीच में आएगा, तो ध्यान रखें कि प्रोनाउंसिएशन उसकी इस तरीके से निकले, असअद। सर सर इसमें एन कहाँ यूज हुआ? मुझे समझ नहीं आया, इसमें एन कहाँ यूज हुआ है? ये थर्ड पोजीशन पे, पहले अलिफ है, अलिफ के ऊपर जबर है, हम्म। फिर सिन है, सिन के बाद एन है, और फिर दाल है। मीडी मीडियल जो था ना उन्होंने पहले अच्छा। बताया था। मीडियल, अच्छा, जो जो आप कह ये रहे थे बीच में मीडियल वाला पार्ट जो कलर कर दिया है, हाँ। हाँ वो जी, चीज हाँ है। जी। ओहो अब ओहो। यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिया ना, और इसको यहाँ पे पूरा बंद कर दिया। बंद कर दिया है। और ये कई बार थोड़ा सा हाँ। ऐसे झुका हुआ सा भी हो सकता है कि इस टाइप से। ठीक है, ऐसे झुका हुआ हो या ऐसे प्रॉपर हो, मतलब वही पहचान करनी पड़ेगी आपको उस चीज़ की थोड़ी सी, तो ये सर बुक्स पर्टिकुलर चीज़। में जितनी भी बुक्स होंगी उसमें ये ऐसे बंद रहेगा? हाँ हाँ, बंद रहेगा। आप देख सकते हो इस मतलब तरीके ये से, थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप होगा। ट्रायंगल टाइप है हम्म। थोड़ा सा, लेकिन अब ये हम्म। थोड़ा सा डायगनली अगर देखो झुका हुआ सा भी है। तो ऐसी शेप भी मिल हम्म। सकती है आपको, प्रॉपर ट्रायंगल शेप भी मिल सकती है, बड़ा उसका ध्यान रखना। हम्म। जब आप पेन से लिखने की कोशिश करो तो बीच में, क्योंकि आप पेन से लिखोगे तो ऐसे पेज पे ड्राइंग तो नहीं करोगे, तो वो चीज़ आप इसको हॉलो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बुक में तो जब प्रिंट होता है तो पूरा उसके अंदर वो भर देते हैं उस। कई बार हॉलो छोड़ने की कोशिश भी की जाए तो प्रिंटिंग में भी, जैसे इंक होती है वो कुछ जगहों पे ज़्यादा फैल जाती है, तो ऑटोमेटिकली अगर जगह छोड़नी भी चाह रहे होंगे तो वो भर जाती है। तो इस वजह से आपको बुक में ऐसा मिलता है।
अब यहाँ सेकंड लेटर है आपका अब्बास। अब आप एन, एन के बाद एन के ऊपर जबर, बे, बे के ऊपर तशदीद लगा हुआ है, इस वजह से बे की साउंड डबल हो गई, अलिफ और फिर से अब्बास। अब यहाँ पे देखोगे आप शुजाअत, दिस इज नॉट शुजात, शुजात नहीं है, शुजाअत। ये आपकी, अब यहाँ पे वॉवल साउंड के बाद वॉवल साउंड आ रही है। अलिफ है, आ की साउंड दे रहा है, उसके बाद एन, अ की साउंड अलग से देगा। तो आपको ब्रेक करके उसको पॉज करके प्रॉपरली प्रोनाउंस करना है। आप शुजात करके ऐसे नहीं पढ़ सकते, शुजाअत। तो वो अ की साउंड जरूर आनी चाहिए। ऊपर वाले में जैसे भी था अस अद, और यहाँ पे शुजाअत, तो वो अ की साउंड के लिए यहाँ पे वो वो स्पेसिफिक। जबर की वजह से हमें उसे अलग बोलना पड़ेगा कि उसके ऊपर नहीं, जबर है। नहीं नहीं, जे उसके ऊपर हाँ। जबर है, इस वजह से हाँ। अ की साउंड आ रही है। ये ओके। एन के ऊपर जबर स्पेसिफाई करता है कि अ की साउंड आएगी, कि मतलब आपको वोवल साउंड कौन सी दे रहा है, वो यहाँ पे अभी फिलहाल अ वाली वोवल साउंड दे रहा है। ठीक है। ओके। हम्म। जैसे अस अद में अ की साउंड आई, अब्बास में अ की साउंड आई, शुजाअत में अ की साउंड आई, वो अ की साउंड दे रहा है। तो मतलब विद द कॉम्बिनेशन, जब एन के ऊपर जबर लगा हो तो अ की साउंड आती है। अब एन के बाद अलिफ आ रहा हो, जैसे एन लिखा, एन के बाद अलिफ, तो आ की साउंड आएगी। तो विद द कॉम्बिनेशन, एग्जाम्पल, अब आदत। अब यहाँ पे अलिफ के ऊपर मद नहीं लगाया, अलिफ यहाँ पे सेकंड लेटर है, अलिफ से पहले एन आया है, एन, अलिफ, फिर दाल, फिर ते, आदत। और आदत भी, आदत का मतलब होता है हैबिट। दिस इज ऑल्सो अरेबिक ओरिजिन वर्ड। अब दूसरा, अलिफ पहले आया है और अलिफ के बाद अगर एन आ रहा है तब भी आ की साउंड आएगी। बेसिकली इसने मद को रिप्लेस कर दिया, कि मद, अलिफ के ऊपर मद की जगह अलिफ के बाद अगर एन आ जाए तब भी आ की साउंड है। सर एक बार आदत दोबारा बता दीजिए। आदत में आपका एन आया, एन के बाद अलिफ, ताल और ते, आदत। द के बाद नहीं आएगा, जैसे द के बाद सीधा त आ गया हाँ, तो द त, आदत है। आदत। अच्छा इंग्लिश में एक्चुअली ये आ रहा है ना द के बाद। इंग्लिश में हम अ, लगाते हैं ना, जैसे हम अमर भी लिखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैंने अमर लिखा, तो अमर में ये वाला अ हमें कोई साउंड थोड़ी दे रहा है, साउंड तो हमारी अ की, म की और र की आ रही है। अब हिंदी में हमने अमर लिखा तो अ, म और र, अमर लिख दिया। अब यहाँ पे म के बाद अलग से अ के लिए या ए के लिए हमने कुछ थोड़ी लगाया, अमर हुआ। सिमिलरली उर्दू में भी अलिफ, मीम और रे, अमर, सिंपल, आपको बीच में कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती। वो एक साइलेंट, क्या कहते हैं, वो लेटर जो लगाने की हैबिट है वो इंग्लिश में है, हिंदी और उर्दू में नहीं है। ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे अब डी के बाद डायरेक्टली टी लगाऊंगा तो वो आपको क्लियर नहीं होगा, तो इंग्लिश में हम लगाते हैं, अदरवाइज उर्दू और हिंदी में हम नहीं लगाते। हाँ। ठीक है मधु जी, क्लियर हो गया। अब अलिफ और एन अगर आ रहा है तो भी आ की साउंड आएगी, अलिफ एन, आ, और फिर स्वाद, फिर अलिफ और बे, आसाब। ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा, एन के बाद अलिफ आए या अलिफ के बाद एन आए, तो दोनों ही अगर वाइज वर्सा एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, एन और अलिफ, तो डबल ए की साउंड मिलेगी हमें। ठीक है। और अगर एन के ऊपर जबर लगा हुआ है तो
अ की साउंड मिलेगी हमें। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी। यस। एक एक बात दोबारा से समझा दीजिए कि अभी आपने बताया अलिफ के एन के पहले अलिफ है या उसके बाद है, वो वाली चीज समझा दीजिए। मतलब अगर एज अ कॉम्बिनेशन, अगर एन आ रहा है और एन के बाद नेक्स्ट लेटर अलिफ है तो हमें आ की साउंड मिलेगी। और अगर अलिफ पहले है और अलिफ के बाद एन है तब भी हमें आ की साउंड मिलेगी। तो दोनों एक साथ जब भी आएंगे, अलिफ के बाद एन या एन के बाद अलिफ, तो हमें आ की साउंड मिलेगी। वो छोटा आ होगा कि बड़ा? नहीं, आ में आ की मात्रा प्रॉपर आ वाली आ साउंड। में ओके। बड़ा। ओके। मैं साउंड के साथ ही बड़ा बता रहा हूँ कि बड़ा। आ की आएगी, आदत, हम्म। आसाब। ठीक है, आ वाली साउंड। और ओके थैंक एन के ऊपर जबर आएगा तो अ की साउंड आएगी, जो हमने ऊपर असद और वो सब एग्जांपल्स देखे थे। वो उसमें जबर लगा हुआ था। अब यहाँ पे जब बीच में यूज होगा विदाउट जबर, कि जबर यूज नहीं हो रहा है ऊपर, और बीच में अगर एन यूज हो रहा है मीडियल में, तब भी हमें आ की साउंड देगा। फॉर एग्जाम्पल बाद, बे, एन और दाल, बाद। ठीक है, बाद का मतलब होता है आफ्टर। और वही अगर हम बाद एन की जगह अलिफ के साथ लिखेंगे, बे अलिफ और दाल, उसका मतलब हो जाएगा हवा। तो जो आफ्टर वाला बाद है वो एन के साथ लिखते हैं, और अब जो तक हवा वाला अब बाद तक है तो वो हम लोग अलिफ के ऐसे साथ ही लिखते हैं। अब तक तो हम लोग ऐसे ही लिखते थे। हाँ मतलब, वो वो BAD था। हाँ वो बी ए डी था ना, बाद बी डबल ए डी हो। वो भी तो डबल ए था, बी हाँ डबल ए डी बाद। ये भी। हाँ, तो अगर तो बाद ये वाला बाद है, एन के साथ आ रहा है, मतलब आफ्टर। ठीक है, और बे के बाद अलिफ आ रहा है और दाल आ रहा है बाद, उसका मतलब होता है एयर, यानी कि हवा। इतना बड़ा डिफरेंस। हाँ, तो ऐसे और भी एक्सेप्शनल और भी ऐसे वर्ड्स मिलेंगे कि जिसमें आपके लेटर चेंज होने की वजह से सेम साउंड कर रहे हैं, लेकिन लेटर चेंज है तो वर्ड का मीनिंग भी चेंज है। जैसे सिन स्वाद के साथ भी ऐसा होता है कि जहाँ कुछ ऐसे साउंड वर्ड्स हैं जो कि सेम साउंड करते हैं, लेकिन स्वाद की जगह स्वाद यूज हो रहा है तो उसका अलग मीनिंग है, वहाँ पे सिन यूज हो रहा है तो उसका अलग मीनिंग है। ऐसे वाले वर्ड्स भी होते हैं, तो वो भी हम करेंगे, ना धीरे धीरे सारे करेंगे। हम लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं स्टार्टिंग वाले बच्चे। नहीं नहीं, तो क्या ये आएगा आपको क्या अब नहीं क्लियर हो आएगा। गया होगा कि बाद का मतलब हवा भी होता है। जैसे कहते हैं ना, बादी हो हम्म। जाता है, जैसे वो हाँ। गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं, किसी को कहते हैं बादी, हम्म। तो वो बात। ओके। अब सेकंड, बाज, बे, एन और ज्वाद, बाज, जिसका मतलब होता है सम या फिर कुछ। यहाँ पे बाज का मतलब वो जो बर्ड होती है बाज, वो वाला बाज नहीं है। यहाँ पक्षी। पे बाज का मतलब है सम या कुछ, थोड़ा, तो वो वाला मतलब है। सर लेकिन वो जो पक्षी वाला जो बाज है उसमें भी यही आएगा ना, क्योंकि उसका भी बाज शायद को बाज बोलते हैं उसको। उसकी शायद साउंड स्पेलिंग अलग होगी, देखते हैं। बट यहाँ पे ये बाज का मतलब सम है। पर सर यहाँ पे बाज में डबल आ गया ना, तो यहाँ तो वो है नहीं, तो बा ए और जेड क्यों नहीं पढ़ सकते, बज। हम्म, बाज लिखा है बाजा लिखा है। पर्शियन में बाजा बोलते हैं हॉक या फैल्कन को। वहाँ पे बे के बाद अलिफ आता है और फिर आ, जे आता है। तो आप
बाज, वो वाला जो बाज आप कह रहे हो पक्षी वाला, वो बे अलिफ और जे के साथ है। ये वाला जो बाज है ये बे एन और ज्वाद के साथ है। सर वही क्वेश्चन है, एन आ गया तो इसमें डबल ए आप लिख रहे हो, डबल ए आपने बताया था ना, या तो अलीफ के बाद आए या नहीं एन नहीं, अलीफ के ये बाद आए ये तब डबल ए आएगा। ये अभी बताया मैंने कि ये अलग एक्सेप्शन है। दिस इज द फोर्थ थिंग कि जब जबर ऊपर नहीं आ रहा है और मीडियल में एन एन आ रहा है तो वो आपको आ की साउंड देगा। ये ठीक वही सर, वही कह रहा हूँ, आगे साइड देखेंगे ना, बी और आ बज जो होगा ना, बी आ जा आ बज, वाली बा, आ ब डबल आ, डबल आ वाली ने, हाँ। डबल आ वही वाली, तो डबल ए की ही बोल रहा हूँ। डबल ए पर सर वाह। आपने सर बताया था ना, डबल ए तो तब आएगा ना अगर अभी एन के नहीं बाद। नहीं, डबल ए अब भी आएगा। मल्टीपल वेज हैं डबल ए के आने के। मतलब अभी मैंने चार बताए। एन के ऊपर अगर जबर लगा है तो अ की साउंड आएगी, बिल्कुल ठीक ए है सर। सिंगल ए वाली। हम्म। एन अगर अलिफ के बाद आएगा तो आ की साउंड आएगी, डबल ए की साउंड आएगी। बिल्कुल ठीक है सर। अलिफ के बाद एन आएगा तब भी डबल ए की साउंड आएगी। बिल्कुल ठीक है सर। और एन अगर बीच में आएगा किसी वर्ड के और ऊपर जबर नहीं आएगा तब भी डबल ए की साउंड आएगी। अच्छा ये नया वर्ड हो गया, ठीक है जी। ये बात जब बताने भी से हम कोई पहले मैंने ये क्वेश्चन चीज बताई थी, कोई बात नहीं। तो जब बाज। भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो एक अलग से वो बता देते हैं हमें जी कैसे आएगा। कोई नहीं। तो इट्स ओके। ये चार, अभी तक हमने चार सीखे। सर दोबारा रिपीट करना है क्या से है, मैं नोट कर लेता हूँ इसका, क्या क्या बोला भी आपने कि जैसे। एन के ऊपर जबर तो अ की साउंड। नहीं वो तो ठीक है, हाँ जी। एन फर्स्ट के थ्री तो बाद समझ में गया, अलिफ लास्ट फोर या बताइए, हाँ जी। अलिफ के बाद एन आ की साउंड। और हाँ जी। जब जबर नहीं है और बीच में आ रहा है एन किसी भी लेटर के, तो भी आ की साउंड। ठीक है सर। ठीक है। सर तो इसका मतलब जो पक्षी वाला बाज बोल रहे हैं वो एक्चुअल में उसमें हम उसमें एन नहीं आता, उसको उसमें अलिफ आता है। बाजा है पक्षी, नहीं, वो वो बाजा बर्ड। है। पर्शियन में बाजा बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में बाज भी बोलते हैं, लेकिन उसमें बस बाजा में आप आखिरी का अलिफ और नून गुना हटा दोगे तो वो बाज बन जाएगा। वो बे अलिफ और जे के साथ होता है। ठीक है। वो अलिफ और जे के साथ यूज होता है, यहाँ पे एन और ज्वाद यूज हुआ है। स्पेलिंग का फर्क है दोनों। ठीक है। अब आ जाते हैं, छोटी ई की साउंड हमें एन देगा अगर उसके नीचे जेर लगा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इत्र। अब यहाँ तोए पे जज्म है तो वो आधा पढ़ने में आ रहा है। तो एन, एन के नीचे जेर, तोए, तोए के ऊपर जज्म और रे। इत्र, इत्र मतलब हाँ अपना परफ्यूम। जो परफ्यूम होता है। अच्छा। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था। मैं कोई डाउट। परफ्यूम बोल रहे थे। अच्छा हाँ, वही परफ्यूम। इसको डिस्टोर्टेड लैंग्वेज में अतर भी लोग बोलते हैं। तो इत्र, इतर और अतर तीनों ही यूज होते हैं मेनली। जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो इत्र है, और वो अरबी का वर्ड। ये जेर ऑप्शनल नहीं है, क्या ऑप्शनल है? क्या चीज। इतर में जो जेर लगा है नीचे। नहीं नहीं, लगाना है, जरूरी है। ठीक। यहाँ पे एन के साथ जो जबर जेर पेश है वो जरूरी है, उनको आप प्लीज लगाएं। यस। और बुक्स में ऑप्शनल हो सकते हैं। आप ऐसा भी है कि इत्र, अगर आप पता है आपको इत्र है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यू नो कि ये इत्र है। अब मैंने एन ते और रे लगा दिया और जेर नहीं लगाया, लेकिन यू और ऊपर जज्म भी नहीं लगाया, तब भी आप इसको इत्र ही पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये इत्र इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। तो बाय चांस किसी को नहीं पता है तो उसके लिए बेटर है कि आप लगा दो। हो सर सकता अगर है मैं बुक्स में आपको कहीं इत्र लिखा हुआ मिले तो बिना जेर के भी मिल सकता है। हम्म। अगर हम
हम नहीं लगाते तो उससे काम भी तो कर सकते थे। जैसे आपने बोला कि उसे पता है तो इतना ही पढ़ोगे, अगर वो नीचे नहीं होता ये तो काम भी तो करा जा सकता था। हाँ, भी पढ़ा जा सकता है, बट नहीं, वहाँ चीज क्या है, वो तो लेटर ही अलग था ना, ट का और त का, वो तो अलग ही मैटर हो गया। यहाँ पे क्या है, आपको जब तक करेक्ट स्पेलिंग का नहीं पता है, लेकिन जब आपको पता है, फॉर एग्जांपल इत्र का आपको पता है, अब अगर आप कहीं बुक में इत्र के बारे में कुछ लिख रहे हो, और लिखते लिखते अगर आपसे जेर मिस हो गया या जेर आपने नहीं लगाया वहां पे, अगले बंदे को भी पता है कि इत्र ऐसे लिखते हैं, तो वो पढ़ लेगा कि इत्र है। जो जिसको नॉलेज नहीं है या जो बिगिनर है, वहां वो गलती कर सकता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस्ड बंदे को तो पता है करेक्ट स्पेलिंग, अब इत्र, अब आप सबको भी पता लग गया, जिसको अभी तक नहीं हम्म। पता है वो वहां उसको गलती हो सकती है। तो हम्म। लगा दो तो बेटर है। मैं बता रहा हूँ कि एडवांस बुक्स में आपको बहुत जगह, क्योंकि एडवांस बुक्स उनके लिए हैं जिनको, जो बेसिक कर चुके हैं, तो वहां पे हो सकता है कि जबर जेर पेश यहाँ से भी, मतलब एन के भी ऊपर से, एन के भी नीचे से हटा दिया गया हो। तो बहुत जगह बुक्स में आपको बिना जेर जबर पेश के भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ फिर उन लोगों को नॉलेज है, वो लोग कर चुके हैं इस चीज़ को, तो उनको स्पेलिंग्स का आइडिया होता है कि हाँ यहाँ पे जेर आना था लेकिन नहीं आया, लेकिन फिर उसको वो उसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, बट एज अ बिगिनर लेवल आप लगाओ जरूर, बेटर। अब यहाँ पे इशरत है, एन नीचे जेर, शिन, चित्र। रे और ते। इबादत है, एन, उसके नीचे जेर, ई, बे, अलिफ, दाल और ते, इबादत। तो जेर अगर नीचे आ रहा है एन के, तो छोटी ई की साउंड आएगी। अब अगर एन के बाद छोटी ये आ रही है, तो बड़ी ई की साउंड आएगी। हालांकि एन ना भी आए तब भी खाली छोटी ए और बड़ी ई की साउंड देती है, बट यहाँ पे एन के साथ अगर आ रही है तो भी विथ कॉम्बिनेशन बड़ी ई की साउंड आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे रुबाई, अब रे के ऊपर पेश है रू, बे अलिफ, और फिर एन के बाद छोटी है, रुबाई। ईद, ईद में अगर आप देखेंगे, एन है, एन के बाद छोटी ये है, फिर दाल है, ईद। ईद मतलब वो जो अपना ईद का त्योहार होता है, ऐसे लिखता है। सर इसमें जबर अगर नीचे होता तो भी इसको ईद पढ़ते हैं ना? हाँ जी। अगर इसमें नीचे जबर होता, छोटी ई आइन तो के नीचे अगर लगा देते तो भी नहीं, इसको ईद पढ़ेंगे? अब अगर मैं एन लूँ, नीचे जेर लगा दूँ और दाल लिख दूँ, और एन लूँ, उसके बाद छोटी ये लगाऊँ और फिर दाल लिखूँ, इसको मैं पढ़ूंगा ईद, इसको मैं पढ़ूंगा ईद। फर्क है। ठीक है। तो अगर वो नीचे जबर लगेगा तो छोटी ई की साउंड देगा। हाँ, जबर लगेगा तो वो ईद बनेगा, और छोटी ये लगेगी तो ईद बनेगा। ईद बनेगा। तो ईद और ईद का डिफरेंस। ठीक है। तो यस। एक इक्वल चीज मेरे को बता दो, छोटी ये कहाँ आई यहाँ पे? ठीक, नहीं, यहाँ तो छोटी ये यहाँ आई ना। तो आपने पहले लिखा है, हम्म। तो आपने और लिखा था वो तो पहले आपकी वॉइस ना पहले बड़ी कट, बड़ी ज्यादा, मतलब क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ा सा आप थोड़ा सा तेज बोलिए, या तो थोड़ा बाहर। सर्च पहले लिखा था ना, स्टार्टिंग में आपने लिखा था अभी। सर पॉसिबल है? थोड़ी कम ऑडिबल है, स्टार्टिंग में क्या बता रहे थे आप? हाँ ये वाला सर, यहाँ पे ये छोटी ये कहाँ पर आ रहा है प्लीज बताइए। ये रहा ना, दो नुक्ते जो हैं ये छोटी ये के ही तो हैं।
नुक्ते से तो पहचान आ रही है, बट वो ये प्रॉपर बन ही नहीं जो छोटी है। कहाँ पे? नहीं, वो थोड़ा सा उन्होंने ऊपर करके कर दिया, उन्होंने ऐसे करके यहाँ और फिर ऐसे दाल जोड़ दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो वो यहाँ हम नृत्यों में वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट ऊपर, हाँ, वो शेप थोड़ी सी डिस्टॉर्ट सी कर दी। मतलब ये इतना पार्ट अगर आप देखेंगे, ये इतना पार्ट एन का है, ये इतना पार्ट जो देखेंगे, इतना पार्ट जो है ये छोटी ए का है, और ये लास्ट में जो है ये आपका दाल है। थोड़ा बेटर वे में सीधा सीधा भी लिखा जा सकता है। ठीक है। Espera que voy a apagar. हाँ, दिस इज ईसवी। ईसवी अगर आप देखेंगे, मतलब जो हम ईसा पूर्व कहते हैं ना, कि एडी, या आफ्टर क्राइस्ट हम कहते हैं, जो बीसी और एडी, तो वही चीज़ है ये। ईसवी, कि ईसा के बाद वाले जो टाइम जोन को बोला जाता है। सिस्टम हैंग हो गया मेरा। तो एन है, एन के बाद छोटी ये है, फिर सिन है, फिर उसके बाद वाव है, और छोटी ये है, ईसवी। तो यहाँ पे एन के बाद जब छोटी ये आ रहा है तो ई की साउंड आ रही है, बड़ी ई की साउंड आ रही है। अब सिमिलरली एन के ऊपर अगर पेश आएगा तो छोटे ऊ की साउंड आएगी, जैसे कि उर्स। अब एन है, रे है, और सिन है, उर्स। अगर यहाँ पेश ना हो तो आप उसको अर्स पढ़ सकते हो या आर्स पढ़ सकते हो। तो पेश यहाँ जरूरी है, इट इज उर्स। उनसूर, एन है, उसके ऊपर पेश है, नून है, स्वाद है, और रे है, उनसूर। अब इससे स्वाद नेक्स्ट के वाला। ऊपर हाँ जी। स्वाद के ऊपर भी तो वो लगना चाहिए ना, यू के लिए। हाँ, बट वो मेंशन नहीं किया उन्होंने, बट हाँ लगना चाहिए, सही कह रहे हो। नेक्स्ट वाला वाव के साथ बड़े ऊ के लिए। अगर एन के बाद वाव आ रहा है तो बड़े ऊ की साउंड आएगी। फॉर एग्जाम्पल ऊद, या शूर। ऊद आपका जो होता है वर्ड, उसका मतलब होता है, एक सेकंड, किसी संध्या जी म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, शायद फ्लक्चुएट कर रही है आपका माइक। समटाइम्स वो माइक फ्लक्चुएट करता है तो आवाज आती है। बाहर तारे लगी हैं, उसमें करंट गोइंग, उसी लिखा। हाँ, तो ऊद मतलब एक पेड़ होता है ऊद का, उसको ऊद बोलते हैं। और वो अपना कंबोडिया में भी होता है, इंडिया में भी होता है, अरेबिया में भी होता है। And उस it's ऊद के पेड़ से परफ्यूम निकलता है, बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम होता है। और जिन लोगों को परफ्यूम्स का आइडिया है तो आपको आइडिया होगा, ऊद का सेंट आता है, बहुत महंगा सेंट आता है। and it's also a musical instrument. ओके, दैट आई वाजंट नो, बट आई नो अबाउट द परफ्यूम। तो यहाँ पे तो स्पेसिफिकली वो ऊद परफ्यूम के लिए यूज होता है, या ऊद की लकड़ी के लिए ऊद वर्ड यूज होता है। Yeah. Okay. हो सर सकता है एक उस इंस्ट्रूमेंट में ऊद की लकड़ी का यूज होता हो। It's possible, but it's called oud. या It's like it's like a small guitar. ओके, द वुड विल बी, आई थिंक, वुड। Maybe. Yeah. That. तो एन के बाद जब वाव आएगा और फिर दाल, ऊद। अब शऊर में, शुऊर में
शिन है, एन है, वाव है और रे है। शूर। शूर आपका मतलब नॉलेज। तो एन के बाद वाव, बड़े ऊ की साउंड। तो ये कॉम्बिनेशन जरूर आपको याद रखने हैं। और बड़े ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आपका अलिफ के साथ आ वाली साउंड दे रहा है, और छोटी ये के साथ वही छोटी ये वाली जो साउंड आती है ई की साउंड वो आ रही है, और वाव के साथ ऊ की साउंड आ रही इसमें सर शू उर, जैसे है। अब डबल वर्ड शूर, लग रखा है शूर, ना, शूर। हम्म। डॉट जैसे पढ़ रहे हैं ना, पर रोक के पढ़ना है इसको। हाँ, शूर। शूर एक ही वर्ड पढ़ेंगे। शूर, शूर मतलब शू उर, शूर, शू उर। तो शूर, मैं कहा शू में सर, शू में वो नहीं आ रहा ना फिर, या तो इसके अंदर भी शूर। वो लगे। नहीं नहीं, अब इसको शुर नहीं पढ़ोगे, शुर नहीं नहीं पर पढ़ोगे, वो शूर शू, पढ़ोगे। ए, शूर सर शू में भी मतलब मैं पहले हम शू की बात आपने करें। पहले आपने पहले साउंड ली शू, SHU, प्रोनाउंस करो, एक हाँ बारी जी बोलो प्लीज। शू। शू। उसके बाद UR फिर से प्रोनाउंस करो। उर। शूर। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन अभी शू जो है ना, पहला शू, SHU शू, इसके अंदर आपने जो दिया हुआ है इसमें वो नहीं आएगा सर पेश कहीं? ये उर तो यहाँ पे आ गया हाँ। आपका, एन और वाव, बहुत हद ये तो तक उर। पॉसिबल है कि वहाँ पे पेश आना था, बट यहाँ पे पेश, क्योंकि सेल्फ इम्प्लाइड होता है जबर जेर पेश, आ, यहाँ पे लगाया नहीं है। इससे प्रीवियस तो वाले में मैं, भी यहाँ पे था शायद, कहाँ पे वाव के आज हमने ऊपर आना देखा था चाहिए था। उनसूर। उनसूर में यहाँ स्वाद के ऊपर भी आना चाहिए था, बट नहीं हम्म। लगाया। तो नहीं फिर सर इसको मैं शुर नहीं पढ़ सकता सीधा? SHWR, SH.WR, शुर, शु मतलब। शूर, आप इसको शूर पढ़ सकते हो जब तक आपको नहीं पता कि इसको शूर पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको पता है इसको शूर पढ़ते हैं, तो आप इसको शूर नहीं पढ़ो। अनलेस यू नो, तो आप मिस्टेक कर सकते हो। वंस यू नो, तो वहाँ पे जबर जेर जेर पेश का क्राइटेरिया ये रहता है कि जबर जेर पेश इज सेल्फ इम्प्लाइड, कि इफ यू नो दैट विल कम देयर, और वहाँ पे नहीं भी लगा है तो आपको उसको वहाँ पढ़ना है। और लोग लिखने में मिस कर देते हैं और कई बार नहीं लगाते हैं, बट दे थिंक कि दैट यू नो, तो आप कर लोगे, आप पकड़ लोगे उस चीज़ को कि वहाँ पे यहाँ जेर आना था, यहाँ पेश आना था, तो इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, या इस पर्टिकुलर वर्ड को इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है कि वहाँ पे अगर पेश ना भी लगा हो तो यू नो दैट कि पेश की साउंड आनी है वहाँ। लाइक उनसूर, लाइक शूर। अब यहाँ पे मान लो, सही बात है, अगर इंग्लिश में ना मेंशन होता तो आप इसको शूर पढ़ के आगे चले जाते, ठीक है, आप नोटिस नहीं करते। इंग्लिश में लिखा हुआ है तो शूर पढ़ना है आपको, क्लियर हो जाता है कि वहाँ शिन के ऊपर पेश आना था। जब तक नहीं पता था तो मिस्टेक हो सकती है, पता लग गया तो फिर अब आगे मिस्टेक नहीं होगी, या उस चीज़ को आप क्लियर करके चलेंगे कि हाँ शूर पढ़ना है इसको। ठीक है। उर्दू में इस चीज़ का रहता है कि उन्होंने कंपलसरी नहीं कर दिया, मतलब होना तो यही चाहिए था बेहतरी के लिए कि कंपलसरी जबर जेर पेश को रखते, बट उन्होंने कंपलसरी नहीं किया हुआ, तो बहुत जगह आपको इस तरीके से मिलेंगी चीज़ें कि होना चाहिए था बट है नहीं। ठीक है अमित जी। ठीक है सर। हम्म। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पे, अब अलिफ के नीचे अगर जेर है, अलिफ के नीचे जेर और उसके बाद एन, तो ये जो कॉम्बिनेशन आएगा तो आपको एक ही साउंड देगा, जो बड़ी ए में एक ही साउंड आती है। एग्जाम्पल के तौर पे एजाज, ए जाज। अब यहाँ पे एक अलिफ है, अलिफ के नीचे जेर है और उसके बाद एन है, तो ये तीनों ही लेटर, मतलब अलिफ, अलिफ के नीचे जेर और उसके बाद सेकंड लेटर एन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ जो साउंड आएगी वो एक ही साउंड आएगी।
जो एक वाला ए होता है, एक ही साउंड। उसके बाद जिम है, अलिफ है और जे है, तो ये बना एजाज। इसी तरीके से अलिफ को रिप्लेस करके अगर कोई कॉन्सोनेंट भी आ रहा है और उस कॉन्सोनेंट के नीचे जेर लगा हुआ है और कॉन्सोनेंट के बाद एन आ रहा है, तो भी वैसी ही साउंड आएगी, एक। तो ऊपर ए की साउंड थी, अलिफ के साथ था, तो ए जाज था, ए वाली साउंड थी शुरुआत में। यहाँ शिन के बाद आ रहा है, तो इट विल बी शे, शिन प्लस ए, तो वो शे वाली साउंड आ जाए। उसके बाद हमने लास्ट वाला लेटर रे है, इट विल बिकम शेर। तो शेर मीन्स पोएटिक कपलेट, जो हम उर्दू में शेर पढ़ते हैं, तो ऐसे लिखेंगे एन के साथ, शिन के नीचे जेर, उसके बाद एन और फिर रे, शेर। क्लियर है? जी क्लियर। और अब सेकंड, अगर एन के ऊपर जबर है और उसके बाद बड़ी ए आ रही है, तो ए की साउंड आएगी, ए की। फॉर एग्जाम्पल शुएब। अब यहाँ पे शुएब, शोएब अख्तर, जो हम शोएब शोएब कर देते हैं, वो एक्चुअली शुएब है, शुएब अख्तर, जो पर्टिकुलरली क्रिकेटर है। नाम आपने सुना होगा, तो बहुत जगह हम्म। मुस्लिम्स में ये नाम कॉमन है, शुएब। द वन हु शोज द राइट पाथ, जो सही रास्ता दिखाने वाला, उसको शुएब बोलते हैं अरबी में। तो हमको सही रास्ता कौन दिखाता है? महाराज जी। उनके लिए एज अ एडजेक्टिव ये अरबी में यूज हो सकता है, शुएब। तो शिन है, शिन के ऊपर पेश है, उसके बाद आपका एन है, एन के ऊपर जबर है, और उसके बाद नीचे दो नुक्ते बड़ी ये के लिए, और फिर बे, शुएब। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाइज शिन के ऊपर अगर जबर है और उसके बाद बड़ी ये आ रहा है, तो ए की साउंड आएगी, बड़ी शुएब। बड़ी है। ठीक। तो फिर दोनों में बड़े बड़ी ए हो गई, जी पहले भी आपने बताया था जैसे, उसमें भी पहले छोटी छोटी ए, ए वो थी। छोटी ए था ए थी। अच्छा। जी, क्योंकि वो नुक्ते वैसे ही रहते हैं बराबर, बट वहाँ जो था वो विदाउट जबर था, तो वो चीज़ क्लियर होती है कि बिना जबर, और वहाँ जो नुक्ते आ रहे हैं वो छोटी ए के लिए आ रहे हैं। जबर के साथ फिर जो नुक्ते आ रहे हैं नीचे की तरफ एन के बाद, वो आपके बड़ी ए के लिए आ रहे हैं। वहाँ पे वो ए की साउंड आ जाएगी, वहाँ वो ई की साउंड आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? राइट। ये ठीक है ये सर। ये कितने रह गए देख लेते हैं। ये बहुत लंबा लेसन है। हाँ, अभी दो और रहते हैं। हाँ, ये करवा दो। मैं करवा देता हूँ, और हम्म। नेक्स्ट क्लास में प्लीज एवरीवन बी प्रेजेंट। एक बारी इसको हम शुरू से, जो एन के ऊपर जबर था वहां से यहाँ तक पूरा रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद हम इसकी वर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, इसके वर्ड्स देखेंगे एन के। ठीक है? ओके, ठीक है। क्योंकि एन एक पर्टिकुलर ऐसा लेटर है जिसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है, बाकी लेटर्स में इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट एन स्पेसिफिकली ओ, इम्पोर्टेंट लेटर है। अब अलिफ के ऊपर पेश, और पेश के बाद अगर एन आएगा तो वो ओ की साउंड देगा, जैसे। जब सिर्फ एन के ऊपर था तो ओ था, अब अलिफ आ गया तो ओ बन गया, है ना? नहीं नहीं, एन के ऊपर था कब? जब अकेले एन के ऊपर पेश था तो छोटा ओ बना था। छोटा ऊ बना था, लेकिन यहाँ पे अलिफ के ऊपर ऊ है, पेश है, हाँ, और तो उसके ओ। बाद थर्ड लेटर जो है वो एन का है।
तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो ओ की साउंड आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे बोध। अब यहाँ पे अलिफ को रिप्लेस किया बे ने। अलिफ के साथ कोई भी कॉन्सोनेंट रिप्लेस हो सकता है। तो बे, और बे के ऊपर पेश आया, और उसके बाद आपका बीच में एन आया, और फिर दाल आया। तो ये हुआ बोध। बोध का मतलब होता है डिस्टेंस, दूरी। अब अगर मैं यहाँ से पेश हटा दूं, हम्म, और इस सेम लेटर हमने, सेम वर्ड हमने अभी आप पहले किया था, क्या बनेगा? बाद, बात। बात। मतलब बाद। आफ्टर। तो एक पेश का डिफरेंस से आपका डिस्टेंस से आफ्टर हो जाएगा, बोध हम्म, से बाद हो जाएगा। तो यहाँ पेश लगाना जरूरी है। हम्म, तो बे के ऊपर पेश, फिर एन, फिर दाल, बोध। अब यहाँ पे रे के ओ, ऊपर पेश, फिर एन, हम्म, और फिर बे, रॉब। और ये रॉब वो वाला है, फियर। कहते हैं हम, बड़ा कॉमनली यूज होता है, बहुत रौबदार इंसान है या उसका रौब चलता है। तो रौब का हम्म, मतलब फियर, डर, कि उसका डर चलता है। तो हम्म, रौब। ठीक है, और लास्ट है एन के ऊपर जबर है, और उसके बाद वाव आ रहा है। एन के बाद वाव, और एन के ऊपर जबर। तो आ ओ वाली साउंड आएगी, जिससे हम पढ़ते हैं औरत। औरत जो वर्ड है, औरत वर्ड भी अरबी का वर्ड है, बहुत कॉमनली इंडिया में यूज होता है वुमेन के लिए। ठीक है, हम्म, ओ वाली साउंड है, नॉट प्रॉपरली ओ, इट्स ओ, मतलब आ के बाद थोड़ी सी ओ वाली साउंड, ओ, औरत। तो ये सारी साउंड्स जो हैं एन के साथ हमें मिलती हैं। और आई नो कि 11 बज गए हैं और थोड़ा हैक्टिक हो गई होगी आज की क्लास, बट ज़रूरी थी, क्योंकि हम्म, एन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको पढ़ना ज़रूरी था। तो ये करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसी एन की एक थोड़ी सी शॉर्ट रिवीजन रखेंगे, और फिर एन के साथ वर्ड फॉर्मेशंस हैं और एन के बाद गेन के साथ वर्ड फॉर्मेशंस हैं, तो वो कंप्लीट करें। मीनवाइल किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बाकी हम क्लास को एंड कर। No doubt. नो डाउट सर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी तो बस। जी, मैं कोशिश हाँ। करूंगा मैं आपको कल तक इसका आ, यहाँ तक, मतलब एन से, एन का जो चैप्टर है पर्टिकुलर, उसकी पीडीएफ एक मैं बना करके भेजता हूँ। तो आप इसको पूरे हफ्ते रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। Okay. आपका यही होमवर्क है कि आपने ओके। एन को रिवाइज करना है, और इंटरनेट की हेल्प से एन के साथ कौन कौन से वर्ड्स लिखे जाते हैं वो सर्च हम्म, करने हैं। अब ओके। इंटरनेट का, गूगल का यूज़ करें, चैट जीपीटी का यूज़ करें, रेख्ता डिक्शनरी का, रेख्ता.org का यूज़ करें, और अपने एंड से कोशिश करें ढूंढें कितने, कौन कौन से लेटर्स हैं, जो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनमें एन हम्म, इस्तेमाल होता है या एन यूज़ होता है, और उनकी करेक्ट स्पेलिंग। Okay. ठीक है, ओके। your homework। जल्दी से भेज Good. दीजिएगा। जी, ये मैं Good. भेजता हूँ। Good night, गुड everyone. गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट सर। Bye. बाय। सर मैं एक चीज बोलना चाह रही थी। अनु बोल रही हूँ मैं। जी बोलिए। जी सर आपने बीच में एक वर्ड पूछा था मेरे से। गलती से मेरा स्पीकर म्यूट पे था, और इधर मैं वर्ड बोल भी रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मेरा वर्ड आपको सुनाई नहीं दे रहा। नहीं और नहीं, कोई बात। गलती से वो, हाँ जी, तो मैंने कहा मैं वो क्लैरिफाई करना चाह रही थी नो आपको। नो नो वरीज, सॉरी। हो वो जो जाता है कभी। तब वर्ड था ना, मैंने बोल भी दिया और मैंने कहा पता नहीं क्यों आपने किसी और से पूछा, बाद में पता चला कि म्यूटेड था। नहीं नहीं, नो वरीज। जी। ओके। थैंक यू सर।
Thank you, Amit. थैंक यू Thank सर। you, sir. हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर।